नजरादा मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं मुंसिफ बिहार। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। रियासती वजीर दिलीप जायसवाल का एमजीएम मेडिकल कॉलेज में शानदार इस्तकबाल। कहा, नौजवानों को रोजगार और सनतों को फरोग देना अव्वलीन तरजीह। जहानाबाद में जेडीयू के वजीर और अरकान असेंबली का पुरजोश इस्तकबाल। प्रमोद चंद्र वंशी ने अवाम की तरक्की, ब्यूरोक्रेसी व बिचौलियों पर सख्त निगरानी का अवाम से किया वादा। कांग्रेस लीडर उमर खान ने ईवीएम में बड़े पैमाने पर गड़बड़ और वोटों की ज्यादती का लगाया इल्जाम। इंतखाबी शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए कमीशन की जिम्मेदारी पर उठाया सवाल। पटना एम्स में एंडोस्कोपी कॉन्फ्रेंस का शानदार आगाज। जदीद निस्वानी एंडोस्कोपी तकनीक, लाइव सर्जरी और दीगर चीजों पर किया गया तबादला ख्याल। दानापुर रेलवे जंक्शन पर सिक्योरिटी के संगीन गफलत। मुसाफिरों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालबा। और अब खबरों की तफसील। बिहार बीजेपी के सदर दिलीप जायसवाल को नीतीश कुमार की काबीना में शामिल किया गया है। दिलीप जायसवाल ने एमजीएम मेडिकल कॉलेज का दौरा किया, जहां पर पार्टी कारकुनों ने रक्स करते हुए जश्न मनाया। दिलीप जायसवाल पर फूल बरसाकर इनका इस्तकबाल किया गया। पूरे कॉलेज में जश्न और जोश व खरोश का माहौल देखा गया। दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार में नौजवानों के लिए रोजगार पैदा करना और सनतों को फरोग देना इनकी अव्वलीन तरजीह है, ताकि किसी को भी रियासत छोड़ने की जरूरत न पड़े। उन्होंने मजीद कहा कि सनत के शोबे में नए मंसूबे तैयार किए जा रहे हैं, जो खुसूसन सीमांचल के किशनगंज इलाके में तरक्की का नया दौर शुरू करेंगे। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी दी है और केंद्रीय नेतृत्व और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने मुझे ये जिम्मेवारी दी कि मेरे नेतृत्व में, मेरे अध्यक्षीय काल में आने वाला बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा और 15 महीने से लगातार मेरा लक्ष्य था कि किसी भी परिस्थिति में दिन रात मेहनत करके और फिर एक बार एनडीए की सरकार को लाना। मेरे सामने चुनौती था कि एनडीए के 5 घटक दल के एक एक कार्यकर्ता को समन्वय और संवाद स्थापित करना। ये बहुत ही हर्ष का भाव है पूरे किशनगंज जिले के साथ साथ पूरे सीमांचल वासी का। और डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी जब से प्रदेश अध्यक्ष बने, हम लोग को पूर्ण आशा था कि एनडीए जरूर पूर्ण बहुमत में आएगा। पूर्ण बहुमत ही नहीं, 200 पार करेंगे। और पूर्ण आशा है कि सीमांचल के साथ साथ किशनगंज जिले का उद्योग के भी क्षेत्र में भरपूर विकास होगा। के चैनल के माध्यम से पूरे सीमांचल वासियों, बिहार वासियों को मैं संदेश देना चाहता हूँ। अब जो है उद्योग मंत्रालय की जिम्मेवारी माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी ने एक ऐसे जिम्मेवार आदमी को दिया है। यहाँ उद्योगों का जाल बिछेगा, पलायन रुकेगा, रोजगार का अवसर बढ़ेगा। और अगर देखा जाए तो जो उद्योग पहले बिहार में था, इतनी चीनी मिलें थी, पेपर मिल्स थे, अब लोगों की आशाएं जगी है और बिहार में उद्योग का जाल बिछेगा। और ये सीमांचल भी अपने आप में एक ऐतिहासिक सफलता हासिल करते हुए उद्योग जगत। संजय सिंह टाइगर को वजीर लेबर का कलमदान दिया गया। अपने ओहदे का जायजा लेने के बाद इन्होंने कहा कि वजारत के दौरान आने वाले इक़दामात और तरजीहात पर तफसीली गुफ्तगू की गई। 2025 से 2030 तक मेहनतकशों के फलाह व बहबूद और रियासत में सनती तरक्की के लिए कई अहम मंसूबे नाफिज किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नई लेबर कोड पॉलिसी के तहत मजदूरों के मसाइल का जल्द अज जल्द हल मुमकिन बनाया जाएगा और लेबर कानून की सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। इस पॉलिसी का मकसद मजदूरों को बर वक्त इंसाफ फराहम करना और सनती तनाज़ात को कम करना है। देखिए, बिहार की जनता ने डबल इंजन की सरकार पर भरोसा किया है, नीतीश जी के, मोदी जी के नेतृत्व पर भरोसा किया है।
तो हमारी भी जिम्मेवारी बढ़ी है। और सरकार ने जो विकास की गति पकड़ी है वो गति और तेज हो, इसके लिए सामूहिक प्रयास होगा और उसका प्रतिफल भी सामने आएगा। 2020 में चुनाव के पहले उन्होंने संकल्प पत्र जो जारी किया था उसमें इस बात का उल्लेख किया था कि अगर सत्ता में आए तो अगले 5 वर्षों के अंदर हम 10 लाख सरकारी नौकरी, 10 लाख अन्य रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है, पिछले 5 वर्षों में 2020 से 25 के बीच में 12 लाख सरकारी नौकरियां दी गई हैं और लगभग 38 लाख लोगों को रोजगार के विभिन्न माध्यमों से अवसर प्राप्त हुए हैं। तो हमने 20 लाख कहा था, 50 लाख के लक्ष्य को पूरा किया है। इस बार भी जो वायदा किया है पूरे शिद्दत के साथ उस वायदा को निभाने का प्रयास होगा। बिल्कुल सरकार। जेडीयू के तर्जुमान राजीव रंजन ने वाजे किया कि वज़ीर आला नीतीश कुमार ने हमेशा शफाफियत और मेरिट की बुनियाद पर फैसले किए हैं और कभी भी खानदानी सियासत की हिमायत नहीं की। राजीव रंजन ने कहा कि दीपक प्रकाश की काबीना में शमूलियत रियासती तरक्की मंसूबों, अवामी फलाह व बहबूद और पार्टी की मजबूती के पेश नजर की गई। इन्होंने ये बताया कि नीतीश कुमार की क़यादत में काबीना में शमूलियत का म्यार हमेशा काबिलियत, तजुर्बे और अवामी खिदमत के जज्बे पर मबनी रहा है। के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के 50 वर्षों के सार्वजनिक जीवन को देख लीजिए। उन्होंने कभी भी परिवारवाद को प्रश्रय देने का काम नहीं किया। परिवार के निकट संबंधियों को भी राजनीति में प्रोत्साहित करने का कार्य उनके 20 वर्षों के कार्यकाल में नहीं हुआ। लेकिन कुछ योग्य लोग मंत्रिपरिषद में शामिल किए जाते हैं। लेकिन फर्क देखिए, तेजस्वी यादव जिन्होंने यूनिवर्सिटी का चेहरा नहीं देखा, जिन्होंने कभी राज्य की जनता के लिए संघर्ष नहीं किया, लालू जी के सुपुत्र होने की वजह से उन्हें पहली बार चुनाव जीतने के बाद नेता प्रतिपक्ष बनने का अवसर मिला, नेता उप मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला और फिर जब सत्ता में दीपक प्रकाश पहली बार वजीर बने हैं। इन्हें पंचायत राज की जिम्मेदारी दी गई। दीपक प्रकाश एक नौजवान लीडर है। पटना में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो खुश हैं और इन्हें जो जिम्मेदारी दी गई इसको पूरा करेंगे। दीपक प्रकाश ने कहा कि इन्हें सीनियर लोगों के साथ काम करने का मौका मिला है। बधाई के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिल रहा है उनके कैबिनेट के सदस्य के रूप में। युवा है चूंकि, तो युवाओं से बेहतर तरीके से जुड़ सकते हैं। पूरी कोशिश रहेगी युवाओं के लिए एक अलग प्रयास करने का। क्योंकि मेरा विभाग पंचायती राज विभाग है। पंचायती राज विभाग के तौर पर, के मंत्री के तौर पर मेरी कोशिश रहेगी कि जो रूटीन काम होते हैं उसके अलावे जहाँ कहीं भी स्कोप बने कि युवाओं के लिए रोजगार का सृजन हो पाए, उसकी पूरी कोशिश रहेगी। कल पिछले दिन विभाग का भी पदभार ग्रहण किया था, तो वहाँ भी कोशिश थी, जिस तरीके से बातचीत हुई अधिकारियों से, विभाग के बारे में विस्तार से समझा, तो उसमें भी कोशिश रही कि जहाँ कहीं भी रोजगार का स्कोप दिखे युवाओं के लिए, उस पर काम करना है। कल भी मीटिंग के बाद अधिकारियों को निर्देशित किया मैंने कि जिस तरीके से देखा गया है कि पूरे बिहार में जिला परिषद की काफ़ी ज़मीनें खाली पड़ी हैं, उन ज़मीनों को रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट के रूप में डेवलप करना है। उन ज़मीनों पे भवन बनाए जाएंगे। भवन को किराए पे आगे दिया जाएगा, जिसमें कि युवाओं के लिए रोजगार का सृजन हो और साथ साथ विभाग का भी आय का स्रोत डेवलप हो। तो ये कोशिश है। जेडीयू जिला दफ्तर जहानाबाद में सूबे के वजीर डॉक्टर प्रमोद चंद्रवंशी के साथ अरकान असेंबली रितु राजकुमार और पप्पू वर्मा का जेडीयू और बीजेपी के लीडरों और कारकुनों ने गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया। वजीर प्रमोद चंद्रवंशी ने कहा कि वो हर इलाके में अवाम की तरक्की के लिए काम करेंगे और हुकूमत की नजरें ब्यूरोक्रेसी और बिचौलियों पर रहेगी, जिन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों के धान की फसल की फरोख्त के हवाले से हुकूमत जल्द ही हिकमत अमली तय करेगी। पूरे बिहार में होगी और जहानाबाद के लिए जो भी हमारे विधायक जी हैं, इधर विधायक जी हैं, हमारा यहाँ बिहार की सरकार है, तो जहानाबाद का जो भी कुछ समस्या होगा वो हम सब लोग मिलकर के उसका समाधान करेंगे, उसका निराकरण करेंगे। और जहानाबाद के बंधुओं को मैं प्रार्थना और कहीं उनको शुभकामना देता हूँ। उन्होंने बिहार में जंगल आने से रोक दिया और एनडीए को प्रचंड बहुमत से जीता है। पद का शपथ ग्रहण किया हूँ।
मैं मंगलवार को जो है अपने पदभार ग्रहण करेंगे। और इतना मैं बता रहा हूँ, कोई भी बिचौलिया बचेगा नहीं, और जो गलत सूचना देगा उस पर भी 420 का मुकदमा हम करेंगे। देखिए, सोचा जो हमने पहले भी हम बात करते थे, हमारी सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण में कई कार्य किए हैं, उसी तरह अब हम चाहते हैं कि पहले युवाओं के लिए खास करके ऐसे कार्यक्रम आए जिससे उनको शिक्षा के लिए या नौकरी के लिए बाहर ना जाना पड़े। जरूरी नहीं है कि ये कार्य 6 महीने साल भर में हो, मगर हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ऐसी परियोजनाएं आए जिससे युवाओं का सशक्तिकरण। स्वागत मेरे छोटे भाई मुंशी विधायक ऋतुराज कुमार जी का स्वागत। और एक कार्यकर्ता, आप लोग के भी गर्व होना चाहिए और धारस रखिए। कहा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होता है और कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होता। इसलिए हम कोशिश करते गए, आप लोग के भी सभी जाति धर्म में हम संघर्ष करते गए और उसका परिणाम हुआ कि हमारा सीट तो हमारे दिन में थे, सीट यहाँ नहीं रहा था। बिहार शरीफ महागठबंधन के उम्मीदवार उमेर खान असेंबली इंतखाबात में शिकस्त के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए। दिनेश्वर घाट पर वाक़ कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान इन्होंने बिहार के अवाम का शुक्रिया अदा किया और इंतखाबी नताज पर सवाल उठाए। उमेर खान ने इल्जाम लगाया कि ईवीएम में बड़े पैमाने पर गड़बड़ हुई और मुख्तलिफ रियासतों में वोटर्स ने एक से ज्यादा शिनाख्ती कार्ड के जरिए वोट दिया, जिससे इंतखाबात की शफाफियत मशकूक हुई। इन्होंने दावा किया कि वज़ीर खजाना के शौहर के एक ट्वीट के मुताबिक 1,77,000 से ज्यादा वोट गिने गए। इन्होंने कहा कि इतनी बड़ी गड़बड़ी की जिम्मेदारी कौन लेगा और इंतखाबी शफाफियत यकीनी बनाना इंतखाबी कमीशन की जिम्मेदारी है। लेकिन जब सवालात कमीशन से किए जाते हैं तो जवाब बीजेपी की तरफ से आता है, जिससे जमहूरियत को खतरा लाहक है। क्योंकि जो राहुल गांधी ने प्रश्न उठाया है कि वही वोटर हरियाणा में भी वोट कर रहा है, वही महाराष्ट्र में भी वोट कर रहा है, वही दिल्ली में भी वही वोट कर रहा है, वही लोग कसीर तादाद में बिहार भी लाए गए, अलग अलग जगहों पर बैठे हुए थे, अलग अलग आईडी से, वोटर आईडी से उन्होंने वोट दिया, तो वोट की चोरी हुई है। ये बिल्कुल खुला खेल है। और हम क्या कहेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर के पति का ट्वीट है, पत्रकार महोदय आपने देखा होगा, उन्होंने कहा है कि 1,77,000 ज्यादा वोट की गिनती हुई, 1,77,000 वोट ज्यादा गिना गया। इसका जवाब कौन देगा? चुनाव आयोग देंगे ना। तो हम तो प्रश्न करेंगे ही, इस बात पे प्रश्न करेंगे कि भाई चुनाव आयोग का काम है फ्री एंड फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना और इक्वल पिच देना पक्ष और विपक्ष दोनों को। हम चुनाव आयोग से सवाल करते हैं तो जवाब चुनाव आयोग नहीं देता, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जवाब देने लगते हैं, तो शक तो होगा कि लोकतंत्र खतरे में है। तो ये सारे मुद्दे तो हैं, मगर सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है कि जैसे भी जीते हैं सर्टिफिकेट उन्हीं को तो मिली है, विधायक हैं, 21वां साल चल रहा है। हम चाहते हैं कि बिहार शरीफ विधानसभा का बेहतर विकास हो, क्योंकि जो राहुल गांधी। झारखंड के रियासती वजीर इरफान अंसारी ने कहा कि एसआईआर की वजह से बिहार में बीजेपी को फायदा पहुंचा। इरफान अंसारी ने कहा कि जहां बीजेपी की हुकूमत नहीं है वहां पर एसआईआर करवाया जा रहा है। अब बंगाल और झारखंड में भी एसआईआर होने वाला है। इन्होंने कहा कि बीजेपी गरीबों को वोट के हक से महरूम करना चाहती है। देखिए, एसआईआर ये राज्य के लिए अभिशाप है, इस देश के लिए अभिशाप है, और भाजपा को एसआईआर में काफी फायदा मिला है बिहार में। और ये जानबूझकर जहां जहां भाजपा की सरकार नहीं है वहीं पर ये लोग एसआईआर कराना चाहते हैं। अपने बिहार में देखा, अब बंगाल में होगा, आसाम में होगा और झारखंड में होगा। इसकी तैयारी कर रहे हैं ये लोग। अब बंगाल में इतना दबाव है इलेक्शन कमीशन का कि जो बीएलओ है उसने सुसाइड कर लिया। अब आप सोचिए कि क्या हो रहा है हमारा देश, कहां जा रहा है हमारा देश। अब जो लोग देश को लूट लिए हैं और भाग गए हैं लंदन वगैरह, उन पर एसआईआर लागू नहीं होगा। एसआईआर लागू किसमें कर रहे हैं? गरीब जनता का। अरे वोट काट के क्या कर लीजिएगा आप। अब ठीक है, मैं तो ये मांग करता हूं, मैं आदरणीय राहुल गांधी से मैंने मांग किया है कि सर हम लोग क्लीन स्वीप दे दिए भाजपा को, हम लोग चुनाव ही नहीं लड़े। अब आइए, जाइए अपना वोट लिए चले जाइए। आप ही लोग बना लीजिए पूरा हिंदुस्तान में, क्या पूरे वर्ल्ड में सरकार। भोजपुर जिले के सिंदेश असेंबली हल्के से 27 वोटों से शिकस्त के बाद साबिक रुकन असेंबली अरुण यादव ने अपनी रिहायशगाह पर
अवामी दरबार लगाया और इलाके के लोगों से मुलाकात की। अरुण यादव ने कहा, इंतखाबात में हम हारे नहीं हैं, हमें हराया गया है। जिला इंतजामिया और हुकूमत के दबाव के तहत इनको 27 वोटों से हराया गया। इन्होंने मजीद कहा कि वो लड़ाकू शख्सियत के हामिल है और शिकस्त के बावजूद हौसला नहीं हारेंगे और उनकी सियासी जद्दोजहद जारी रहेगी। इस दौरान अरुण यादव ने कहा कि पूरी बशीरी हुकूमत की तायद में काम कर रही थी। अवाम ने हमें वोट दिया, मगर इंतजामिया ने हमें हराने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। 50 की 100 वोट से जीते थे, तो फिर लोग ले आया बक्सा टूटल, फिर लोग एथी किया, फिर घटाया, फिर बैलेट पेपर घटाने लगा। तब भी डीएम साहब, एसडीओ साहब बोले कि हम दीपू के सर्टिफिकेट दे रहे हैं, जीत गया 250 से। तब फिर कहीं से फोन आया, लोग चल गया, लोग फोन आया, इसके बाद लोग अबड़ करके हरा दिया 27 वोट से। उसी का सरकार है, वो लोग का सरकार है, तो वो लोग सरकार बता मानसिकता बा न, सरकार बता वो लोग जाली सर्टिफिकेट दे दिया लोग उधर। कहे चूक हमने के जनता वोट दिले बा, वो लोग भितरिया अपन वोट हर एक राउंड में 10 गो 20 गो हर एक टेबल पर लोग गबड़े बा। भीतर आरो के रहे के चाहिए, तो आरो के गिने ना देते रहे लोग भीतर। और गुजरात से IAS आई रहने के जना वो लोग बैठे रहे लोग, पहले से लोग मानसिकता रहे कि मैंने हरावे के बाद संदेश। अब यहाँ भी जीते रहे 3200 से, अब यहाँ भी हरा दिया लोग हमने के 3 तरह के गठबंधन के। असेंबली इंतखाबात में महागठबंधन की शिकस्त पर फुलवारी शरीफ के म्यूनसिपल बिल्डिंग में आज अहम इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसकी सदारत आफ्ताब आलम ने की। इन्होंने हालिया असेंबली इंतखाबात के नताइज पर तफसीली गुफ्तगू की। इन्होंने कहा कि महागठबंधन के उम्मीदवार गोपाल रविदास को जुमला 94,000 वोट मिले, म्यूनसिपल इलाके से 26,000 से ज्यादा वोट मिले, अक़लियतों के 18,200 वोट मिले। इसके बावजूद महागठबंधन के उम्मीदवार को शिकस्त हुई। इन्होंने कहा कि शिकस्त की अहम वजह जीविका ग्रुप की ख्वातीन के अकाउंट में 10,000 रुपये की इमदाद है, इससे NDA को फायदा पहुंचा है। देखिए, आज फुलवारी शरीफ में हम लोगों ने फुलवारी विधानसभा के लिए समीक्षा बैठक की और साथ ही साथ सबसे पहले हम लोगों ने 10वीं बार जो बिहार के मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार जी, उनको हम लोगों ने बधाई दी। और फुलवारी विधानसभा से भी जो प्रतिनिधि जीते हैं माननीय श्याम रजक जी, उनको भी जीत की बधाई है। लेकिन हम लोगों ने फुलवारी में बहुत मेहनत किया, महागठबंधन के तमाम नेताओं ने बड़े तहे दिल से मेहनत किया और जनता ने भरपूर वोट भी दिया, जिसका विश्लेषण हम लोगों ने किया और उसमें हम लोगों ने बताया कि फुलवारी नगर परिषद में हम लोगों ने 26,256 वोट माननीय गोपाल रविदास जी को पड़ा और 16,711 वोट श्याम रजक जी को पड़ा। यानी फुलवारी नगर परिषद से जो हमेशा, चाहे विधानसभा का इलेक्शन हो या लोकसभा का इलेक्शन हो, हमेशा महागठबंधन के कैंडिडेट को लीडिंग देने का काम किया। देखिए, सबसे पहले तो हम फुलवारी विधानसभा के जनता के धन्यवाद देते हैं कि हमें विपरीत परिस्थितियों में भी 94,000 वोट देने का काम किए हैं। इसलिए फुलवारी के जनता के धन्यवाद। और खास करके नगर परिषद जो फुलवारी विधानसभा के अंदर आता है, यहाँ से जो हमको लीडिंग जो मिला है, इसके लिए फुलवारी के नगर परिषद अल्पसंख्यक भाइयों को भी इसके लिए धन्यवाद देते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो काम जो हुआ है कि सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है। जीविका को मान लिया कि सरकारी पैसा से महीना दिया जा रहा है और बीजेपी जदयू के लिए कार्यकर्ता तैयार करने का काम किया है और पूरे चुनाव में जीविका जो भाजपा के जरिए कार्यकर्ता के रूप में, जदयू के कार्यकर्ता के रूप में बूथ तक काम किया है। AIMIM के सदर असदुद्दीन अवैसी ने बिहार असेंबली इंतखाबात के नताइज के बाद पहली बार सीमांचल का दौरा किया। इस दौरान पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब करने वाले वोटर्स का उन्होंने शुक्रिया अदा किया। किशनगंज में अवामी जलसे से खिताब के दौरान कहा कि कामयाब उम्मीदवार सीमांचल की तरक्की के लिए असेंबली में आवाज बुलंद करेंगे। सीमांचल को इंसाफ मिलने तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। जो रास्ता हमको हमारे बुजुर्गों ने सिखाया है, इंशाअल्लाह ताला उसी रास्ते पर चलेंगे, इंसाफ हासिल करेंगे और मुझे यकीन है अल्लाह की जात पर कि इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर जरूर सीमांचल में इंसाफ होगा। और जो लोग आज मंजलिस पर तनकीद कर रहे हैं, मैं उनसे भी कह रहा हूँ
कि वाकिफ नहीं है जो लोग सफर के उसूल से साये की भीख मांग रहे हैं बबूल से। अरे जाग जाओ, आ जाओ मजलिस में, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, तुम और धोखा नहीं दे सकते। सीमांचल में मजलिस के 5 अराकीन असम्बली की कामयाबी और मुख्तलिफ सीमांचल के असम्बली हल्क़जात में 80-80 हजार वोट हासिल करना, 50 हजार वोट मजलिस को मिलना, वो क्या कहता है जो गूंगे अंधे और बहरे हैं सियासी तौर पर, मैं उनसे कह रहा हूं ये एक अवाम के एक इनकलाब का आगाज है। अगर तुम इस इनकलाब का साथ ना भी दो तब भी ये इनकलाब कामयाबी के मंजिलों को छू कर रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अब सीमांचल की अवाम जाग चुकी है। एक एक वोट जो पतंग छाप पर पड़ा है वो इसलिए पड़ा है क्योंकि उनको भरोसा है, एतमाद है और वो जानते हैं कि ये हमारी लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है और ये कभी आपके मफाद पर समझौता नहीं करने वाली पार्टी है। तो खैर अगर वो आए ना आए, इंशाअल्लाह ताला हम अपने कारवान को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे और मुझे यकीन है कि हमारे 5 विधायक, 5 एमएलए बिहार की असेंबली में इंशाअल्लाह ताला अपने अपने विधानसभा के साथ साथ गरीब और मजलूम आवाम की आवाज को उठाएंगे। और हम फुलवारी शरीफ में वाक़ पटना एम्स के ऑडिटोरियम में एंडोस्कोपी 2025 कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह बड़े ही जोश खरोश के साथ हुआ। यह कौमी कॉन्फ्रेंस भारतीय एसोसिएशन ऑफ गैकानोलॉजी एंडोस्कोपी और एम्स पटना के शोबे निस्वानी अमराज के ताउन से मुनक़िद की गई, जिसका मकसद जदीद एंडोस्कोपी तकनीकें, महफूज सर्जरी, जदीद तहकीक और माहिर ख़वातीन की क़यादत को फ़रोग़ देना है। इफ्तिताही तकरीब में प्रोफेसर डॉक्टर अनीता सिंह, ब्रिगेडियर प्रोफेसर डॉक्टर राजू अग्रवाल, डॉक्टर सुधा टंडन और दीगर माहिरीन ने शिरकत की और एंडोस्कोपिक सर्जरी में जदीद रुझानात, महफूज तकनीकों और मरीज की भलाई पर रोशनी डाली गई। डॉक्टर प्रकाश त्रिवेदी ने सिफर से कामयाबी तक के मौजू पर अपने मुतासिर कुन लेक्चर में मेडिकल तालीम और सर्जिकल महारत पर जोर दिया। देखिए, गायनी में एंडोस्कोपी एक सर्जरी का तरीका है जिसको हम की होल सर्जरी कहते हैं और इसके बहुत सारे फ़ायदे पेशेंट को मिलते हैं। छोटा सा इंसिशन होता है, रिकवरी जल्दी होती है, डिस्चार्ज जल्दी होता है, उसको पेन वगैरह कम होता है। सबसे ख़ास बात इस वर्कशॉप की ये है, इसका नाम ईव एंडोस्कोपी वर्कशॉप है। तो इसमें जितनी भी ऑपरेटिंग फैकल्टी है वो सारी फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट हैं। तो एक मैसेज जाता है कि फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट सर्जिकली उतना ही स्किल्ड हैं जितने कि मेल गायनेकोलॉजिस्ट हैं। पर ईव एंडोस्कोपी हम लोग जितने भी महिला एंडोस्कोपिस्ट हैं उनके स्ट्रेंथ और उनके एक्सपर्टाइज को सेलिब्रेट करते हुए हम ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपने देखा होगा आज हमारी जितनी भी ऑपरेशन करने वाली थी वो सारी महिलाएं हैं और ये दिखाता है कि हमारा कितना स्ट्रेंथ, हमारा कितना कंट्रीब्यूशन है लैप्रोस्कोपिक। दानापुर जंक्शन जो बिहार के अहम रेलवे स्टेशन में से एक है, जहां पर सिक्योरिटी के कोई इंतजाम नहीं है, बैग स्कैन मशीन नहीं है, मेटल डिटेक्टर नकारा है, मुसाफिरों की सिक्योरिटी को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। बगैर किसी जांच के मुसाफिर स्टेशन में दाखिल हो रहे हैं। मुल्क में बढ़ती दहशतगर्दी के खतरात के बावजूद सिक्योरिटी के कोई मजबूत इक़दाम नहीं किए गए। मुसाफिरों ने सिक्योरिटी न होने पर तशवीश का इजहार किया। मुसाफिरों का कहना है कि बिहार के मसरूफ तरीन रेलवे स्टेशन पर कोई सिक्योरिटी चेकिंग नहीं है, कभी भी कुछ हो सकता है। रेलवे इंतजामिया को चाहिए कि उस पर तवज्जो दे और मुसाफिरों को सिक्योरिटी फराहम करे। होना चाहिए, सिक्योरिटी चेक होना चाहिए। देख रहे हैं आपकी गेट पे ना कोई सिक्योरिटी चेक हो रहा है ना कुछ हो रहा है। और खासकर प्लेटफॉर्म आर पार करने के लिए देख रहे हैं वो बैग काट लगाया गया हुआ है, वो सब ठीक होना चाहिए। और ना कोई पूछ रहा है कि कहाँ का है टिकट। इसी से तो हाल खराब है बिहार का। बाद में कहते हैं कि बिहार ऐसा है, बिहार वैसा है। यही सब होना चाहिए। बहुत पीछे है, वैसा तो हल्का सा भी नहीं है, बहुत होना चाहिए। चेक होना चाहिए, बैग चेकिंग होना चाहिए और फिर सिक्योरिटी चेक का वो लगाना चाहिए, कुछ नहीं लगा हुआ है। देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं खुद से। सिक्योरिटी से भी वो सिक्योरिटी टाइट होनी चाहिए, जैसे बड़े बड़े स्टेशनों पे होती है। ये दानापुर भी एक बहुत बड़ा स्टेशन है, तो अपने आप को सिक्योरिटी स्कैनर होना चाहिए, पुलिस होनी चाहिए, आरपीएफ होनी चाहिए, आरपीओ की सुविधा होनी चाहिए। भागलपुर में 25 नवंबर को यूनिटी मार्च निकाला जाएगा। शहर के श्री गौशाला प्रसाद में
आत्मनिर्भर भारत मुहिम के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें 25 नवंबर को शहर में निकाली जाने वाली शानदार यूनिटी रैली की तफसीलात बताई गई। इस रैली का PNB कॉलेज से आगाज होगा और पूरे शहर का दौरा करते हुए अवाम में यकजहती, कौमी शऊर और हुब्बुल वतनी का पैगाम पहुंचाया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर राहुल, माई भारत के जिला कोऑर्डिनेटर JP, जिला सदर संतोष शाह और शहर के दीगर मुआजिज शहरी मौजूद थे। इन्होंने कहा कि नौजवानों में वतन से मोहब्बत और कौमी इत्तेहाद की रूह जगाना इस प्रोग्राम का मकसद है। खेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है, उसके प्रावधान से एक सरदार एट 150 यूनिटी मार्च का आयोजन देश के हर जिले के अंदर करवाया जा रहा है। तो इसी के संदर्भ में भागलपुर में प्रस्तावित है 25 नवंबर को यूनिटी मार्च करवाया जाएगा। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की याद में कराया जाता है, जिनको देश को एकजुट करने में एक अहम योगदान था। देश आजादी के बाद 500 से ज्यादा टुकड़ों में बटा हुआ था, अलग अलग रियासतें थी, रजवाड़े थे, उन सबको एक देश में एक साथ लेके आना ये सरदार जी का बहुत बड़ा योगदान है। तो उन्हीं की जीवन के बारे में युवाओं के बीच में उनको ज्यादा से ज्यादा पता चले, इसी के लिए माई भारत NSS के साथ मिलके सरदार एट 150 यूनिटी मार्च का आयोजन 25 तारीख को भागलपुर में 20 से 22 दिसंबर तक 12वां रंग महोत्सव मुनक्किद होने वाला है, जिसका एहतमाम रंगराम जन सकाफती मंच कर रहा है। 3 रोजा इस त्यौहार में मुल्क की 9 रियासतों के फनकार मुख्तलिफ शोबों में अपनी पेशकश पेश करेंगे, जिनमें बहुभाषी ड्रामे, मौसीकी, रक्स, रंग जुलूस और लोक फन शामिल है। महोत्सव के पहले दिन शहर में रंग जुलूस निकाला जाएगा, जिसके जरिए अवाम में फन और सकाफत के फरोग का पैगाम दिया जाएगा। नौजवान फनकारों के लिए वर्कशॉप्स और डिस्कशन भी किए जाएंगे और कई मौके फराहम किए जाएंगे। मधेपुरा के सिंहेश्वर के वार्ड नंबर 10 में नालियों का गंदा पानी सड़क पर बह रहा है, जिसकी वजह से सड़क पर कीचड़ और बदबू से मुकामी रिहायशियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी लोगों का कहना है कि कई बार इन्होंने वार्ड काउंसलर को इस बात की शिकायत की, मगर किसी ने भी इनके मसाइल को हल नहीं किया। जवाब मिला बाद में देखेंगे। अवाम का कहना है कि इंतखाबी वादे सिर्फ हवा में गूंजते हैं। आज सिंहेश्वर का वार्ड नंबर 10 बुनियादी सहूलतों के लिए तरस रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वार्ड को काउंसलर अपनी जिम्मेदारी को पूरा करेंगे या लोग इस तरह गंदगी में जिंदगी गुजारने पर मजबूर होंगे। इस बात को लेकर मुकामी अवाम सख्त नाराज है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।